फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सर्कल। तो फ्रेंड्स, ये मेरा राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का 1000 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 24 है। इससे पहले मैंने 23 पार्ट अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। आप प्लीज़ अगर उसे नहीं देखें तो उसे जाके देखिए। ये यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का संकलन है, जो आगामी जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो जिसमें आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस हो, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल। अगर आप किसी स्टेट का एस्टेट देना चाहते हो या किसी स्टेट का आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना चाहते हो या टीजीटी पीजीटी देना चाहते हो किसी भी स्टेट का, तो उसमें मोर और लेस ये यूजीसी नेट के सिलेबस से ही क्वेश्चन आते हैं। और कहीं कहीं एग्ज़ाम में तो पूरे डिट्टो के डिट्टो इससे कॉपी पेस्ट कर दिया था, और कहीं थोड़ी सी वर्डिंग में चेंज करके मॉडिफाई करके क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, और प्लीज़ आप इसकी पूरी सीरीज़ को देखिए तो आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट अपने सब्जेक्ट का हो जाए, क्योंकि इसमें 10 पार्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी इसमें, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिक्स भी है, इंटरनेशनल भी है, फिर विदेश नीति भी है। तो सारे सारे यूनिट से इसमें क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपके लिए बैलेंस, आपकी स्टडी को बैलेंस करेगा और आपके हर जो सेक्शन है आपका पॉलिटिकल साइंस का, उसको बेहतरीन करेगा। तो और क्लास के स्टार्ट करने से पहले मैं अब कुछ आर्टिकल बताती हूँ। तो पिछले 2 क्लासों से मैं ये पंचायत राज से रिलेटेड आर्टिकल बता रही हूँ, तो आज भी मैं वही बताऊँ, क्योंकि वो आर्टिकल आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आज भी उसी आर्टिकल को दोहराऊँगी, और आप 2-3 बार इसी वीडियो को सुन लोगे तो आपका आर्टिकल भी हो जाएगा। सिस्टमेटिक में आर्टिकल बता रही हूँ, मैं स्टार्टिंग से ही आर्टिकल बता रही हूँ। अगर आप पहला वीडियो भी मेरा देखोगे तो आपको आर्टिकल भी वैसे याद होते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके सारे आर्टिकल आपको लर्न हो जाएंगे। तो देखो, पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल किसमें, पहले तो ये जानो कि पंचायत जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 9 में है और 11वीं अनुसूची में है। 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और इसका आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट होगा, 243 से। तो 243 में इसकी परिभाषा दी गई है। 243A में ग्राम सभा, 243B में पंचायत का गठन कैसे होगा, 243C में पंचायतों की संरचना, 243D में स्थानों का आरक्षण, 243E में पंचायत की अवधि, ई मतलब ईयर समझ लो, ईयर मतलब अवधि समझ लो। ऐसे कुछ रिलेट करके आप याद करोगे। जैसे ईयर वाला इम्पॉर्टेंट है, ये ए जो है 243A इम्पॉर्टेंट है, इसमें ग्राम सभा बताया गया है। फिर है डी तो आरक्षण हो गया, ई हो गया अवधि, एफ हो गया सदस्यों की अर्हता, एफ मतलब क्वालिफिकेशन, ठीक है। जी मतलब पंचायतों की शक्ति, पार्ले जी से याद रखना, जी मतलब पावर, पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायी। एच में क्या है, एच में पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां। आई से इनकम रखो, आई से इनकम मतलब वित्तीय स्थिति में पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। जे में है पंचायतों के लेखाओं का सम परीक्षा। के में पंचायतों का निर्वाचन। एल में है संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना। एम में है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। एन में है विधान विधियों को पंचायत का बना रहना। ओ में है निर्वाचन संबंधित मामलों के हस्तक्षेप का वर्जन। तो फ्रेंड्स, आज ये पंचायत का हमारा कंप्लीट तो मैं 2-3 दिन का करा चुकी, लेकिन अगले दिन मैं आपको नगर पालिका का कराऊंगी। मैं 2-3 दिन इसलिए करा दी कि आप लगातार सुनोगे तो ये आर्टिकल आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से मेरा चैनल हेल्पफुल लग रहा है, आपके प्रिपरेशन को बूस्ट कर रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो आज का हम क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका यूजीसी नेट 2020 का। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से किस देश की संविधान लिखित नहीं है। तो न्यूजीलैंड की संविधान लिखित नहीं है, और ठीक है, न्यूजीलैंड की संविधान लिखित नहीं है। और कहाँ की संविधान लिखित नहीं है, देखो, अलिखित संविधान को आप एक जगह लिख लो। अब लिखित संविधान कहाँ है, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड। ब्रिटेन तो आपको पता ही होगा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इजराइल, ओमान, सऊदी अरब और लाओस, यहाँ पे अलिखित संविधान है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या है, वर्णी का फतवा जहांदारी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो फतवा जहांदारी में क्या है ऑप्शन, धार्मिक पुण्य और प्रजाओं के कृत्यों अर्जित करने हेतु मुस्लिम शासकों के लिए परामर्श, सभी शासकों के लिए परामर्श, राज्य की उत्पत्ति का वर्णन, पंथ निरपेक्षता के नियम। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है, इसमें धार्मिक पुण्य प्रजाओं के कृत्यों वर्णन है कि मुस्लिम शासकों के लिए परामर्श, ये सिर्फ मुस्लिम शासकों के लिए परामर्श देता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन अलग है, अगला है, किसने 1857 के विद्रोह को पंचायत का प्रथम युद्ध कहा है। ठीक है, ये बहुत ही फेमस है, ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। बी डी सावर इनकी बुक का नाम है ये। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार कौन सा अधिकथन सही है। अरस्तु के अनुसार कौन सा जो ये कथन है कौन सा सही है। तो पोलिस को इतना बृहत होना चाहिए कि आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करे और इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि सुशासन सुनिश्चित हो सके। पोलिस प्राकृतिक था और व्यक्ति से पूर्व रूप से था, कालक्रमानुसार नहीं। पोलिस मानव संघों का उच्चतम और व्यापक रूप है। पोलिस मानव का बृहत शाय है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये प्लेटो बोलते हैं ना बृहत शाय, मतलब व्यक्ति का विशाल रूप है, ये पूर्वगामी बोलते हैं, ये जो पॉलिटी है ये पूर्वगामी है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 इज द राइट आंसर। बस इसमें हमें 4 को एलिमिनेट करना था, जहां जहां 4 है उसको एलिमिनेट कर दो। ये प्लेटो से संबंधित है, बाकी आपका अरस्तु से संबंधित है। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको ये देखना पड़ेगा किसे हम एलिमिनेट करें, कौन सा नहीं होगा, तो फिर खुद ब खुद आंसर आ जाता है। तो मैंने जो क्वेश्चन मैं जो करा रही हूँ, तो मैं आपको वो भी टेक्निक बता रही हूँ कि कैसे आपके एग्जाम में मिस्टेक ना हो, और कैसे जो क्वेश्चन हमें नहीं भी आता है जो थोड़ा डिफरेंट है उसको कैसे एलिमिनेट करके हम आंसर को ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता में सहभागिता के तंत्र के रूप में संपरिवर्तनीयता को नहीं। तो जर्मनी। ये भी थोड़ा सा मैं पढ़ के बताती हूँ। जर्मनी में सत्ता में सहभागिता के तंत्र के रूप में सम परिवर्तनीयता को नहीं अपनाया जाता, जबकि नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम में प्रचलित है। सम परिवर्तनीयता का तात्पर्य सघन रूप से धार्मिक, निर्जातीय, नस्ल एवं क्षेत्रीय आधारों पर विभाजित समाजों के एक स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था से है, जो विभिन्न सामाजिक समूहों के अभिजनों के मध्य शक्ति की साझेदारी पर आधारित होती है। इस व्यवस्था में सरकार एक विशाल गठबंधन का एक खंड युक्त स्वायत्तता के लक्षण के होती है। ठीक है, और संपरिवर्तना का प्रचलन 17वीं शताब्दी में, लेकिन ये सैद्धांतिक रूप से 1960 के दशक में विशेष तौर पर ऑरेंड लिस्फर्ड द्वारा किया गया था। ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ऑरेंड लिस्फर्ड द्वारा संपरिवर्तनीयता का किया गया था। संपरिवर्तनीयता लोकतंत्र का विकास प्रमुखतः यूरोप से शुरू हुआ। युक्त देशों के अतिरिक्त यह ऑस्ट्रिया में वर्ष 1945 और से इतना तक चला 1966 तक, एवं चेकोस्लोवाकिया में 1989 से 1993 में प्रचलित रहा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। IMF के, तो IMF सृजन ब्रेटन वुड्स समझौते द्वारा नहीं हुआ। ये देखो, ये सब गौर करना। ठीक है, इसका कार्य विनिमय दर की स्थिति, देखो इसमें स्टार लगाओ, यानी जो ऑप्शन दिया वो नहीं दिया हुआ है। तो हम इसका एक्सप्लेन एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, प्रथम विकल्प गलत है, क्योंकि यही है, मतलब ये नहीं होता तो सही होता। ब्रिटेन वुड जो हुआ है उससे हुआ है IMF। देखो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना विश्व बैंक के साथ हुई जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड की पहाड़ियों पर हुआ सम्मेलन में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व्यापार विनिमय पर लगी सभी पाबंदियों को समाप्त करके विश्व के लिए एक बहुमुखी व्यापक व्यवस्था की स्थापना करना, इसके लिए
विभिन्न राष्ट्रों की मुद्रा विनिमय दरों को निर्धारित करना ही इसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। इसे न उदारवादी वैश्वीकरण की राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक भुजा के रूप में आलोचक देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्य संख्या 190 है। उल्लेखनीय कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता लेने पर विश्व बैंक में सदस्यता मिलती है। 1971 में स्थानीय विनिमय दरों की प्रणालियों वाली ब्रिटेन वुड व्यवस्था जब समाप्त हुई, तब से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अस्थायी विनिमय दरों की प्रणाली को प्रोत्साहन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रशासन बोर्ड ऑफ गवर्नर मंत्रालय संबंधित समितियां, कार्यकारी बोर्ड आदि मिलकर बनता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य होना आवश्यक नहीं है। ये देखो, जैसे कथन कारण में ये दे सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सदस्यता जब होगी तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य होना अनिवार्य है, कभी बोला नहीं है। तो मतलब ये सब एक्सप्लेन जब मैं कराती हूँ ना, तो ये आपके एक नहीं कई सारे क्वेश्चन और कई सारे डाउट्स को आपके क्लियर करते हैं। तो इसका कोई ऑप्शन सही नहीं था, इसीलिए इसका ये क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने नारीवादी दृष्टिकोण के हैंस मर्गेंथाउ की 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म का पुनर्निरूपण किया? ये किए थे आपको टिकनर, जे एन टिकनर। ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है मिलाने वाला, क्या है? आदि द्रविड़ आंदोलन और नेता, ठीक है। मद्रास हैदराबाद के कौन थे? मैसूर के थे। और नागपुर के कौन थे? ठीक है। अब इसमें क्या समझो ना, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको नहीं आए ना, तो जिस स्टेट में क्या सरनेम लगता है, ठीक है ना, उससे थोड़ा सा आप कर सकते हो। जैसे देखो, इसका ऑप्शन है सी आंसर, ठीक है। अब MS राजा, ठीक है, MS राजा, तो MS राजा क्या मद्रास में राजा वो लगता है ना सरनेम? नहीं सॉरी, हाँ लगता है मद्रास में। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। देखो अब राव जी कहाँ लगता है? महाराष्ट्र में। तो डी का फर्स्ट होगा। डी का अगर फर्स्ट आपको पता होगा तो आप एक से ही कर लेते। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल नहीं पता, तो आप देखो अच्छा वहाँ के लोग, तो वहाँ का सरनेम क्या लगता है? तो राव लगता है। पिल्ले वर्मा आपको कहाँ पे है? ये देखो वर्मा हो गए आपको, कौन है? BR वर्मा। तीसरा है आपको हैदराबाद के, और मैसूर के हो गए मुरुगेश पिल्लई। ऐसा कर लोगे तो आपका क्वेश्चन जो नहीं आता वो भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधान संबंधित है। तो प्रधान संबंधित है विरोधी विचारों के आपदस्य कर प्रभावतः उस काल का सामान्य बोधन बन जाने की बुर्जुर्गवादी की क्षमता। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये ग्रामसी ने दिया था की अवधारणा। लोकतांत्रिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा लोकतांत्रिक विवर्तन का कारण नहीं है? तो लोकतांत्रिक विवर्तन का कारण नहीं है तो जन माध्यम नहीं है, बाकी सब है। क्या क्या? आयात प्रतिस्थापन संकट, सैन्य शासन व्यवस्थाओं द्वारा अपनी लोकप्रियता एवं वैधता का खोना, सामाजिक परिवर्तन, तो जन माध्यम, ठीक है। अगर आपका इसका एक्सप्लेन तो मैं नहीं कर पाऊंगी। आप अगर पढ़ना चाहते तो आप मैं वीडियो को रोक देना, आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन लोक नीति का क्रमिक वृद्धि प्रतिरूप किसने प्रस्तुत किया? तो ये चार्ल्स ई लिंड ब्लोम ने किया था। इसकी लोक नीति की क्रमिक वृद्धि प्रतिरूप, क्रमिक वृद्धि। फ्रेंड्स मैं फिर बोली, अगर जो क्वेश्चन नहीं आता उसको आप नोट डाउन कर लो, नहीं तो 2-3 बार तो मेरी वीडियो आप सुन ही लो, और जो नहीं बिल्कुल याद हो रहा तो उसको आप फिर नोट डाउन कर लो। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार एक औपचारिक संगठन अस्तित्व में तब आता है जब, तो कब आता है? जब ऐसे व्यक्ति हो जो कार्य योगदान में इच्छुक हो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भारत में पंचायत राज व्यवस्था के विचार का कट्टर विरोधी थे? तो देखो कट्टर विरोधी थे हमारे अंबेडकर साहब। क्यों थे? क्योंकि वो जाति प्रथा, धर्म, ये क्योंकि तभी गांव में बहुत सारा भेदभाव होता था, छोटी जातों के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो इसलिए वो
शुरू से ही इसके कुटीर उद्योग के खिलाफ थे, वो बड़े बड़े भारी उद्योग के समर्थक थे और इसी कारण वो पंचायत के विरोधी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने वैज्ञानिक नियतिवाद को अस्वीकृत किया और राजनीतिक तथा बौद्धिक संघर्ष को का समर्थन किया? तो ये किए थे एंटोनियो ग्राम्सी। अगला क्वेश्चन है, समकालीन समय में भारत में नियोजन के स्वरूप को निम्नलिखित में से कौन इंगित करता है? तो नियोजन के स्वरूप को परिप्रेक्ष्य नियोजन, ठीक है। तो देखो, समकालीन समय में भारत में नियोजन का स्वरूप परिप्रेक्ष्य नियोजन के अंतर्गत रखा जाता है। परिप्रेक्ष्य नियोजन को रणनीति योजना का दीर्घकालिक नियोजक भी कहा जाता है। यह पर्यवेक्षक से तात्पर्य शैक्षणिक तथा सामाजिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण से है। परिप्रेक्ष्य नियोजन बदलती हुई पर्यावरणीय परिस्थितियों के मद्देनजर कार्यान्वित किया जाता है। भारत में परिप्रेक्ष्य नियोजन को क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दोनों तरह से लागू करने की कोशिश की गई है। यह कई क्षेत्रों को अपने अंतर्गत शामिल करता है। इसके अंतर्गत योजनाओं को 15 से 20 वर्ष के लिए बनाया जाता है। यह नियोजन कम स्पष्ट और कम विस्तृत होता है। देखो, ब्लॉक स्तर पर परिप्रेक्ष्य नियोजन क्रमशः 6 मानकों को विशेष तौर पर फोकस करता है। प्रति व्यक्ति आय, गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और जेंडर। अब ये आपको सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सुरक्षा परिसर, सामूहिक सुरक्षा, सुरक्षा समुदाय, सुरक्षा शासन व्यवस्था। तो ये कब कब, देखो, तो इसका ऑप्शन डी ए का 3 है। सुरक्षा परिसर है बेरीबुजान, सामूहिक सुरक्षा है आपके डी में है पाल्मे रिपोर्ट 1992। सुरक्षा समुदाय है आपको कार्ल डाइच। सुरक्षा शासन व्यवस्था है रॉबर्ट जेरविस। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सभ्य समाज संगठन है? बचपन बचाओ आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, विज्ञान प्रसार, मजदूर किसान संघर्ष समिति। तो ये क्या पूछ रहा है, कौन सा है? ये क्या है, कौन सा सभ्य समाज? तो देखो, सभ्य समाज के लिए विज्ञान प्रसार को हटा दो, बाकी ये तीनों हो जाएगा। 3 को एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन डी इज द राइट है 1 to 4। फिर है सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। लेखक और ये बुक है पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स, द पावर एलिट, द प्रीफेस टू डेमोक्रेसी थ्योरी, द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, पब्लिक गुड्स एंड थ्योरी ऑफ ग्रुप्स। तो देखो, इसमें सबसे पहले आपको जो आता वो उसको लगा। तो द पावर एलिट किनकी है? बी में हम लगाएंगे सेकंड। तो बी में अगर हम सेकंड लगाते हैं तो हमारा 2 तो आंसर कट गया, ये नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे सी और डी में वो है, ठीक है। देखो, सबसे पहले पावर एलिट लगाओ, हाँ। अब है प्रोसेस टू डेमोक्रेसी थ्योरी, ये हो गया। फिर आपका इसका द पावर एलिट, ये मार्केट एंड ये है चार्ल्स, पॉलिटिकल्स मार्केट्स है चार्ल्स लिंडबोम। और फिर आपका हो गया प्रीफेस टू डेमोक्रेसी थ्योरी, सी का है आपका फर्स्ट। और द लॉजिकल ऑफ कलेक्टिव एक्शन, पब्लिक गुड्स एंड थ्योरी, ये हो गया आपका इनका मैन्योर ऑल्सन। देखो, रॉबर्ट हेल की बुक का नाम कौन कौन सा है? आफ्टर द रिवॉल्यूशन, ऑन पॉलिटिक्स इक्वलिटी, प्रीफेस टू इकोनॉमिक्स डेमोक्रेसी, हु गवर्न्स ऑन डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स। अगला है कथन और कारण है। भूमंडलीकरण ने भारत में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में सहायता की है, ठीक है। भूमंडलीकरण ने भारतीय समाज पर गहन प्रभाव डाला है। तो ये भूमंडलीकरण ने भारत में लोकतंत्र को सुदृढ़
करने की सहायता दी। तो ऐसा तो नहीं है ना, ये ऐसा तो होने का ऐसा तो नहीं है। ए मतलब फर्स्ट कथन इज रॉन्ग और सेकंड इज राइट। अगला है आपका, चौधरी चरण सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। पहला कथन है। दूसरा है, लोकसभा में अविश्वास मत पारित होने पर सरकार को शासन से बाहर रहना पड़ता। ये सही है, दोनों सही है, ये भी नहीं कहे थे, तो बोथ आर राइट। 21 है, द विंडिकेशन ऑफ द कंसिडरेशंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में जे एस मिल ने किसका विस्तार से वर्णन नहीं किया। द कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो इसमें इन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित आदर्श सरकार की अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की थी, स्वशासन की व्यवस्था की बात की थी, बट राजनीतिक अर्थ व्यवस्था की बात नहीं की थी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, ईवी रामास्वामी सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस दल में सम्मिलित हुए थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे। ठीक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। आईसीसी को कोर्ट ऑफ लास्ट रिपोर्ट के रूप में रोम विधि स्टैच्यू ऑफ द्वारा स्थापित किया गया। आईसीसी अपने अधिकार क्षेत्र का तभी प्रयोग कर सकता है जब राष्ट्रीय न्यायालय जांच करने अथवा अभियोजन चलाने के लिए अनिच्छुक अथवा असमर्थ हो। यह युद्ध आपराधिक कृत्यों के विरुद्ध अभियोजन नहीं चला सकता। आईसीसी हेग में स्थित नहीं है। तो ये क्या पूछा, इसमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सही राइट आंसर है ये, और ये सही है, बाकी ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 24 क्वेश्चन है। ये कार्यकाल है राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल। तो आपको देखो सबसे इनमें देखो सबसे पहले कौन थे और सबसे बाद में। अगर ये तो रिसेंट वाले हैं तो आप इनको लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। एक का 3 शंकर दयाल शर्मा होंगे 1992 से 1997। आर वेंकट रमन है 87 से 92। प्रतिभा पाटिल है आपकी सेकंड होंगी 2007 से 12। और प्रणब मुखर्जी है 2012 से 17। अगला क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन है। निम्नलिखित सूची 1 2 को मिला। सहमति का युग, पेयर कॉर्न, मार्क्स की छाया, स्पेक्टर्स ऑफ मार्क्स, नो लोगो। तो इसका आंसर है आपका, इसमें भी मतलब स्टार्टिंग यानी जो ऑप्शन दिया वो सही नहीं है, तो हम खुद से कर लेते हैं क्या क्या है आंसर। सहमति का युग 2003 में जॉर्ज मॉनफॉइंट, पेयर कॉर्न माइकल अल्बर्ट, मार्क्स की छाया जैक्स डेरिडा, नो लोगो नोमो क्लेन। तो ये नव उदारवादी की विरोध चिंतक नाओमी क्लेम की प्रमुख पुस्तक द शॉक डॉक्ट्रिन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में मैंने 25 क्वेश्चन कराए। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आपको किसी वजह से मेरा चैनल हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।